हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजीवनी प्रैप। और आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, सो ग्लाइकोलिसिस पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि हम ग्लाइकोलिसिस क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है, तो हमें समझ में आ जाएगा ये कहाँ का पार्ट है और कैसे पढ़ रहे हैं इसको। पहले वो समझ लेते हैं, फिर तो हमें अच्छे से ईजी तरीके से याद भी हो जाएगी। तो देखो, ग्लाइकोलिसिस जो हमारी होती है ना, वो कहाँ से होती है, रेस्पिरेशन का पार्ट होती है। रेस्पिरेशन हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, सो सेल के अंदर जो ऑक्सीजन आती है फिर उसकी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है ऑक्सीजन, और हमारी एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा रेस्पिरेशन का, क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लूकोज का टूटना। ये हमारे साइटोप्लाज्म में होती है और ये हमारी दोनों तरीके से हो सकती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकती है। ठीक है, तो एनारोबिक और एरोबिक प्रोसेस होती है हमारी ग्लाइकोलिसिस, ये दोनों तरीके से हो सकती है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है रेस्पिरेशन का, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, ये हमारे टॉपिक हैं, हम पढ़ना है इनको, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए भी। तो सिट्रिक एसिड साइकिल होती है वो सिर्फ हमारी किसकी प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। ग्लाइकोलिसिस हमारी विदाउट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकती है, बट सिट्रिक एसिड या फिर क्रेब साइकिल जो होगी हमारी, वो सिर्फ किसकी प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। और कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। तीसरी रिएक्शन जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। ठीक है, तो जो भी हमारी NADH और ATP प्रोड्यूस होते हैं ना, मतलब कि FADH होते हैं, तो ये सभी कंपाउंड्स को ये क्या करती है, ATP में चेंज कर देती है। तो इसका ये मेन काम ये होता है। ठीक है, तो ये भी एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। ठीक है, सो ये हमारे 3 पार्ट होते हैं रेस्पिरेशन के। सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। तो देखते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। सो देखो, ग्लाइको वर्ड हमारा ग्लूकोज से रिलेट करता है, लाइसिस मतलब टूटना। सो सबसे पहला जो हमारा किसका टूटना, हमारे ग्लूकोज का टूटना। तो सबसे पहला जो सब्सटेंस होगा हमारा क्या होगा, ग्लूकोज होगा। सो ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज के एक एंजाइम होता है हमारा हेक्सोकाइनेज, तो या फिर एक और होता है ग्लूकोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज हमारा जो भी 6 कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, बट जो हमारा ग्लूकोकाइनेज है वो सिर्फ हमारा किसके लिए होगा, ग्लूकोज के लिए होगा। ठीक है, हेक्सोकाइनेज हमारे सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है और ग्लूकोकाइनेज हमारे सिर्फ लीवर सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक मेन डिफरेंस ये दोनों के बीच में मैंने बता दिया। सो हेक्सोकाइनेज हमारा ग्लूकोज के लिए यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारी ग्लाइकोलिसिस होती है ना, ग्लाइकोलिसिस हमारे RBC सेल्स के अंदर भी होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनकी एनर्जी प्रोडक्शन में, क्योंकि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है और सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं हो पाती है। तो सिर्फ उसके अंदर जो हमारी ग्लाइकोलिसिस है, साइटोसोल भी होती है, उसके साइटोप्लाज्मा में होती है। ठीक है, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है RBC सेल्स की। ठीक है, समझिए ना, ये बात इंपॉर्टेंट थी, ये बता दिया मैंने। उसके बाद देखो, जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के अंदर हमारा उसकी क्या की फॉस्फोराइलेशन, मतलब कि उसके अंदर फॉस्फेट आयन का ऐड होगा। वो कैसे होगा, जो हमारा ATP होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो इसको एक फॉस्फेट आयन देगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो इसका जो एक फॉस्फेट था वो इसके अंदर आ चुका है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ADP बन गया। ठीक है, और एंजाइम क्या हमारे यहाँ पे, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सो मतलब 6 कार्बन, जो हमारी ग्लूकोज होते हैं 6 कार्बन के लिए होता है, काइनेज मतलब ये एंजाइम इसको तोड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है ना, ये हमारा जो इसका दूसरा आइसोमर होता है ना ग्लूकोज का, फ्रक्टोज। ठीक है, तो फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है, ये क्या होता है हमारा, चेंज हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज। आइसोमर तो हमें पता होता है कि जिसका सेम स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाती है वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स की स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, तो अब वही बात है, जो हमारा जो आइसोमर, ठीक है, तो उसका मतलब सेम, और जो क्या है एज, तो वो एंजाइम जो क्या करेगा, इसको इसके आइसोमर में चेंज कर देगा, वो होता है हमारा आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, सो सेकंड स्टेप हमारा ये होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। उसके बाद जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, सॉरी, तो हमारा जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है ना, ये भी हमारा क्या है, फ्रक्टोज 1/6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। मतलब कि क्या है, एक ग्लूकोज लेता है एक फॉस्फेट आयन, और एक फ्रक्टोज लेगा हमारा एक फॉस्फेट आयन। तो यहाँ पे भी हमारी एनर्जी का ली जाएगी, जिससे कि जो एंजाइम यूज हमारा वो क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मतलब कि देखो, फ्रक्टोकाइनेज, मतलब कि फॉस्फेट के लिए जो हमारा फॉस्फेट होता है ना, वो इसके अंदर हम डाल रहे हैं, किसके अंदर, फ्रक्टोज के अंदर, जिसमें हमारा एंजाइम काइनेज है। ठीक है, तो ये होता है, तो जिससे हमारा क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बाई, मतलब 1 और 6, एक तो फर्स्ट कार्बन पे और 6 कार्बन पे हमारे एक 2 फॉस्फेट हैं। ठीक है ना, तो ये बात बोलिए। उसके बाद क्या होगा, हमारा
एल्डोलेज होगा, एल्डोलेज, जिसको ये क्या करेगा, ये तोड़ देगा इसको, हमारे 6 कार्बन का ये मॉलिक्यूल है ना फ्रक्टोज 1/6/4, इसको ये क्या करेगा, दो पार्ट में तोड़ देगा। अब जैसे कि यहाँ पे 6 कार्बन थे और जिनके पास क्या था 1 फॉस्फेट और 6 फॉस्फेट, अब इनको 2 में तोड़ेगा, जिसके वजह से एक 3 कार्बन का होगा, एक 3 कार्बन का होगा, ठीक है। इसके पास एक फॉस्फेट होगा, इसके पास भी एक फॉस्फेट होगा, ठीक है। एक का नाम होगा DHAP, डिहाइड्रोक्साइड एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। और दूसरे का नाम क्या होगा हमारा G3P, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है ना। इसके पास भी एक फॉस्फेट है, इसके पास भी एक फॉस्फेट है। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि जो हमारा ये दोनों ना आइसोमर होते हैं, ठीक है, इसके पास भी 3 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, इसके पास भी 3 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, बस अरेंजमेंट अलग होती है, तो ये क्या दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। तो जो ये आइसोमर होते हैं ना, तो अब जो आगे रिएक्शन होती है ना वो सिर्फ G3P प्रोसीड कर पाता आगे, ठीक है। तो जो हमारा DHAP होता है वो DHAP हमारा इसके अंदर चेंज हो जाता है, इसके अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और आइसोमरेज हमारा क्या होगा यहाँ पे, एंजाइम होगा, ठीक है। सो आइसोमरेज हमारा क्या यहाँ पे एंजाइम होता है। सो देखो अब ये रिएक्शन होगी, तो पहले ये अपनी रिएक्शन करता है, इसके करने के बाद हमारा मतलब साथ में चलती है ये भी, तो ये भी इसी में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। पहले 2 बनते हैं, ये अपनी स्टार्ट कर देता है, ये भी इसमें ही चेंज हो जाता है, भाई ये अच्छे से काम कर रहा है तो ये भी इसमें चेंज हो जाता है। तो जो हमारा ये G3P होता है ये 2 बन जाते हैं हमारे, ठीक है। DHAP हमारा इसमें चेंज हो जाता है G3P में, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। सो देखो जो इसका क्या होगा, हमारा जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इसके अंदर हमारा एक तो फॉस्फेट का आयन ऐड होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, इसी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जो G3P डिहाइड्रोजनेज हमारा क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे जो भी कंपाउंड होता है, ठीक है, तो उसके आगे हम क्या जो भी हम करा रहे हैं, जैसे ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ऑक्सीडेशन जो होता है हमारा डिहाइड्रोजनेज की वजह से, मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब डी मतलब रिमूव एंड हाइड्रोजनेज मतलब कि जो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा वो एंजाइम यहाँ पे हमारा लग जाता है, किसके सामने, G3P के। तो देखो ये हमारे एंजाइम का नाम हो जाता है, ठीक है। बेसिकली हम उस एंजाइम का नाम लगा देते हैं जो भी कंपाउंड है उसके पीछे। तो अब जो ऑक्सीडेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, डिहाइड्रोजनेज की वजह से, ठीक है, मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारा एक कंपाउंड होता है यहाँ पे NADH, ठीक है, NAD, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा हाइड्रोजन को गेन कर लेता है इधर से और हमारा एक बना लेता है एनर्जी कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, NADH बोलते हैं, ठीक है, निकोटाइन एडिनोसाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये कहता है कि एनर्जी कंपाउंड होता है जो कि क्या हमारा इक्वल होता है 3 ATP के या फिर 2.5 ATP के, ठीक है। तो हम 3 ATP लेके चलेंगे इसको अप्रोक्सली। अब क्या होगा, हमने एक फॉस्फेट भी डाल रहा है और ये इसको क्या कर देगा, ग्लिसरेट के अंदर चेंज कर देगा, ग्लिसरल्डिहाइड को ग्लिसरेट के अंदर चेंज कर देगा। तो क्या बना लेगा हमारा 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। एक फर्स्ट पे एक थर्ड पोजीशन पे हमारे 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, किस पे, ग्लिसरेट पे, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं 1,3/PG, ठीक है ना, ओके। उसके बाद देखो हमारा अब जो होगा अगले स्टेप में भी हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एक एनर्जी इधर प्रोड्यूस होती है, एक एनर्जी इधर प्रोड्यूस होगी। तो हमारा जो 1,3/फॉस्फेट था ना, अब क्या होगा, इसमें से एक जो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा फॉस्फेट आयन है वो बाहर निकल जाएगा और जो हमारे ADP प्रेजेंट थे वहाँ पे वो उसको ले लेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा, ठीक है ना। और वो किसके वजह से हो रहा है, हमारा फॉस्फेट निकल रहा है ना बाहर, तो क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, मतलब कि ग्लिसरेट के कंपाउंड में से हमारा फॉस्फेट निकल रहा है, काइनेज तोड़ के उसको बाहर निकल रहा है ना, तो क्या बनेगा, हमारा ATP बन जाएगा और एंजाइम होगा हमारा फॉस्फोग्लिसरेट, सिर्फ काइनेज लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा बाहर निकल रहा है यहाँ से फॉस्फेट आयन और ग्लिसरेट के कंपाउंड से, और जिस एंजाइम हमारा काइनेज लगा दिया हमने उसके पीछे सिर्फ, ठीक है, आसान। उसके बाद हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है, क्या बन जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट में से हमारा क्या बनेगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, कुछ भी नहीं होगा, हमारा फॉस्फेट आयन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, हमारा 2-फॉस्फोग्लिसरेट की प्लेस पे आ जाएगा। वो किसकी वजह से आएगा, तो देखो फॉस्फोग्लिसरेट ऐसे कैसे, और पीछे हम लगा देंगे म्यूटेज, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ये एंजाइम होता है। म्यूटेशन का पता होगा, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज, तो ये क्या कर देगा, इसकी पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है, किसकी पोजीशन को चेंज करेगा, फॉस्फेट आयन की, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद क्या होगा, हमारा ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है इसमें हमारा क्या होगा, इनोलेज एंजाइम की हेल्प से हम इसको बना देंगे, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज की हेल्प से हमारा बन जाएगा PEP, मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है, क्या बना देंगे हम, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो हमारे ये देखो ये बन गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाता है, किसकी हेल्प से, 2-फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज। बेसिकली क्या है, इनोलेज एंजाइम है, ये तो हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, जो हमारा कंपाउंड था उसके पीछे इनोलेज लिखा है, जिससे हमारा क्या बन रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन रहा है,
अब जो ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है, ये पायरुवेट आगे टूट जाता है, ठीक है, और एक लास्ट एनर्जी हमारी इधर प्रोड्यूस होती है। तो देखो एडीपी होता है, मतलब कि इसमें से हमारा पायरुवेट काइनेज जहाँ पे हमारा काइनेज लगा है और जहाँ पे हमारा डिहाइड्रोजनेज लगा है, ठीक है ना, जहाँ पे हमारा डिहाइड्रोजनेज और जहाँ पे हमारा काइनेज लगा है, तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है हमारी। सो देखो, तो अब हमारा क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है, एडिशनल ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारा एनर्जी की करेंसी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे बन जाते हैं पायरुवेट, और जो रिएक्शन हमारी चल रही है 2 टाइम्स, तो हमारे 2 पायरुवेट बनते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार एनर्जी भी बता देता हूँ कितनी प्रोड्यूस होती है हमारी इसके अंदर। तो देखो हमारा एक NADH प्रोड्यूस हुआ है इधर इसके अंदर, ठीक है, एक NADH हुआ है एक ही रिएक्शन के अंदर, मतलब एक जब एक ही चल रही है, इसका तो मैं गिन नहीं रहा हूँ ना, अभी तो इसी का गिन रहा हूँ, सिर्फ G3P का, मतलब ग्लिसरील्डिहाइड 3-फॉस्फेट का गिन रहा हूँ, DHAP का नहीं गिना है। अगर DHAP गिनता हूँ तो उसको क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। लो, तो हमारे क्या है, 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब हम सिर्फ इसकी देखते हैं इसमें कितने ATP यूज़ हुए हमारे। एक हमारा इसके बाद प्रोड्यूस होता है G3P के बाद, NADH के बाद, पहला 6 स्टेप में हमारा एक ATP प्रोड्यूस होता है एक, और दूसरा ATP हमारा खत्म बिल्कुल जो लास्ट स्टेप होता है उसमें प्रोड्यूस होता है, तो 2 ATP इधर होते हैं, ठीक है। और दोनों साइकिल की देखें तो क्या कितने हो जाएंगे हमारे, देखो 2 ATP, ये हमारा एक साइकिल के हैं, ठीक है। अब ये 2 साइकिल के हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि साइकिल तो एक ही है दोनों कंपाउंड्स के। तो हमारे कितने हो जाते हैं, तो देखो ये हमारे हो जाते हैं 2, और एक ATP जो NADH की वैल्यू कितनी होती है, 3 ATP के इक्वल, ये हम फिर हम 2.5 लिख लें या फिर 3 ATP लिख लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, सो कंफ्यूजन ना हो तो हम 3 ATP लिख ले रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा 2 ATP है वो ATP है, तो 4 ATP हो जाते हैं। तो देखो ये क्या है, 6, ये 6 ATP हो जाते हैं, 3 2 6, और ये हमारा क्या है 2 2 4, तो 4 ATP हमारे ये होते हैं। अब हमारा एक बात ध्यान में रखनी है कि देखो ऊपर हमारी 2 ATP कंज्यूम भी तो हुए थे ना यहाँ पे, सो एक ATP हमारा यहाँ पे कंज्यूम हुआ था जो ADP में, और एक इधर हुआ था, ठीक है, एक ग्लूकोज के केस में, एक पायरुवेट के केस में। तो देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले तो हमारे 10 ATP बन जाते हैं टोटल, 10 ATP। अब उसके बाद भी पूरा टोटल देखें ना तो -2 ATP, सो हमारे एंड ऑफ रिएक्शन हमारे 8 ATP प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।